हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में भारत को प्राप्त पहले राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैंड ओवर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 36 राफेल लड़ाकू विमानों को सौदे में यह पहला है जो भारत की वायुसेना का हिस्सा बनेगा और पहले राफेल लड़ाकू विमान को RV-001 नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी अक्टूबर 2019 में भारत को प्राप्त पहले राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी गलत है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी का उद्गम मैदान में है, जबकि अन्य का उद्गम स्थल पहाड़ में है। शारदा नदी कुमायूं के मिलाप हिमनद से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, जबकि रामगंगा नदी गढ़वाल हिमालय से निकलती है। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। कथन नंबर 2 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो इसका क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त कथनों में सही है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कौन सा? 1 और 2 दोनों। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में चर्चा में रही सिस्टर मरियम थ्रेसिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी पोप फ्रांसिस ने इनको 13 अक्टूबर 2019 को संत की उपाधि प्रदान की। सिस्टर मरियम थ्रेसिया का संबंध कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द होली फैमिली से था। इन्हें वर्ष 2000 में धन्य आत्मा घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी अक्टूबर 2019 में चर्चा में रही सिस्टर मरियम थ्रेसिया के संदर्भ में उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी ऑप्शन ही सही हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दीपक पारेख कमेटी निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसंरचना के विकास और विज्ञान के लिए दीपक पारेख कमेटी गठित की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। यानी स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में,
भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम 1949 में, और पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना यानी लागू किया गया 1951 में। कब? 1951 में किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य के कर राजस्व से होने वाली शुद्ध आय में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 41%। कितनी परसेंट? 41%। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह हैं। इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किस क्षेत्र के विकास हेतु की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के फार ईस्ट क्षेत्र हेतु। यानी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा रूस के फार ईस्ट क्षेत्र के विकास हेतु की गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा 10% की नियम दिया गया था? यानी 10% का नियम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडेमान द्वारा। किसके द्वारा? लिंडेमान द्वारा। विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह हेतु लिंडेमान द्वारा 10% का नियम दिया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अष्टप्रधान में अमात्य अथवा मजूमदार संबंधित थे। तो या किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त एवं राजस्व मंत्री से। किससे? वित्त एवं राजस्व मंत्री से। शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वीस, सूरनवीस, सर ए नौबत, दबीर अथवा सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्पानेट। अर्पानेट विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस भाग ली थी, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के रूप में जाना जाता है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इन 4 देशों का समूह है, इनमें चीन शामिल नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉफ़ी अधिनियम 1940 में नहीं बल्कि यह 1942 के अंतर्गत की गई थी। कब? 1942 के अंतर्गत। कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अंतर्गत की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, घाना पश्चिम बिहार स्थित है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में। घाना पश्चिम बिहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नेक रिवर का उद्भव इसी उद्यान से होता है तथा इस उद्यान का सबसे ऊंचा बिंदु ईगल पीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में प्रारंभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत 65 वर्ष नहीं बल्कि 60 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात 3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य पेरिकाप स्थल संधि स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य। क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य पेरिकाप स्थल संधि स्थित है। वहीं मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा स्थल संधि, लड़ाको झील एवं फिनलैंड के खाड़ी के बीच करेलिया स्थल संधि और न्यूजीलैंड ऑकलैंड स्थल संधि स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रागी की खाड़ी स्थित है। रागी की खाड़ी कौन से सागर पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिन सागर। यानी रागी की खाड़ी लाटविया में बाल्टिन सागर पर स्थित है। लाटविया में बाल्टिन सागर पर स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो की धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, जबकि इंटेलीज की धारा, रेनेल की धारा और लैब्राडोर की धारा, ये तीनों ही धाराएं अटलांटिक महासागर की धारा हैं। क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख स्थानीय पन्नों में गर्म पवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्रफील्डर। यानी बिक्रफील्डर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की गर्म पवन है। वहीं ये तीनों बोरो, मिस्टल और ब्लिजार्ड, ये तीनों ही ठंडी पवन हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेजड़ी। यानी खेजड़ी राजस्थान का देशज वृक्ष है। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। इसे कल्प वृक्ष तथा रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। काले वन फ्रांस में पाए जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें यमआईसी तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहाँ व कब घटित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में 1984 में और यूक्रेन में 1986 में घटित हुई। दो बड़ी घटनाएं भोपाल में 1984 में और यूक्रेन में 1986 में घटित हुई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जयपुर में नहीं बल्कि यह जबलपुर में, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जयपुर में नहीं बल्कि यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। वहीं सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान प्रयागराज में, केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में और शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस आयु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय वायु में, यानी विषुवतीय वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिर, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडल वन। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिर में, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में,
तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में तथा चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन में किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वह मंदिर जाना जाता है। तो वह मंदिर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजेश्वर के लिए। किसके लिए? विजेश्वर के लिए। राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, वह मंदिर विजेश्वर नाम से जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मिनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक था, मगध का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। मिनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर राजा कौन था जिसने कल्लगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन गुट्टवन। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी। सोलंकी मदुरई, यानी सोलंकी राजाओं की राजधानी मदुरई नहीं बल्कि अहिलवार थी। क्या थी? अहिलवार। सोलंकी राजाओं की राजधानी मदुरई नहीं थी बल्कि सोलंकी राजाओं की राजधानी अहिलयार थी। क्या थी? अहिलवार। वहीं प्रतिहार की कन्नौज, परमार की धार और चोलों की राजधानी तंजौर थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में झरोखा दर्शन बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। यानी मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में झरोखा दर्शन बंद कर दिया गया। झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई, वहीं इसको बंद कराने का श्रेय औरंगजेब को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में झरोखा दर्शन बंद कर दिया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की नींव निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन सिख गुरु रामदास को दान में दिया गया, उसी स्थान पर रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया नामक समाचार पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय का। अनहैप्पी इंडिया नामक समाचार पत्र से लाला लाजपत राय का संबंध था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को, यानी जोसेफ मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, इन तीनों को ही इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1866 में, कब? 1866 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था तथा 1867 ईस्वी में इसका पेटेंट ले लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।